के बजट सत्र को लेकर। बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसमें हंगामा होने के पूरे आसार हैं, जिसके हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने किसानों को मुआवजा, पेंशन कटौती, आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी, नियम 134 के तहत दाखिले और 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर रोक जैसे मामलों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सरकार ने आंकड़ों के साथ इन सभी सवालों के जवाब देने की तैयारी की है। 8 मार्च को पेश होने वाले बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार की कोशिश है कि एक संतुलित बजट पेश किया जाए जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है और इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले वो आपको हम सुनवाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसी को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की रूपरेखा तय की गई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां जो है वो की गई है? शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, खास सब तब्दीली नहीं है। जो पहले से एक निर्णय लिया गया था कि 7 तारीख को बजट प्रस्तुत करेंगे, उसमें थोड़ा चेंज करके वो बजट प्रस्तुत जो है वो 8 तारीख को होगा। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे। उसमें एक दिन बढ़ा है चर्चा पे, क्या ताकि महामहिम राज्यपाल का जो भी भाषण है उस पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष का इस प्रकार का सुझाव था कि वो एक दिन बढ़ना चाहिए, तो वो एक दिन बढ़ाया है। अब बजट 7 की बजाय 8 तारीख को प्रस्तुत करेंगे और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। 14, 15, 16 उस पर 3 दिन तक चर्चा रहेगी। तो इतना ही परिवर्तन है। 22 तारीख तक हाउस चलेगा। तो 2 मार्च यानी कि कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहने वाला है। 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि 8 मार्च को जो बजट पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बजट को संतुलित रखा जाए, ये बैलेंस्ड बजट हो जिसमें सभी वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। हालांकि विपक्ष की ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार इस बजट को जनहित में लेकर आए, जनहित का ये बजट हो, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो बजट सत्र है वो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विपक्ष की ओर से यह कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सदन में सरकार को घेरा जाएगा, जिसमें किसानों को मुआवजे का मामला है, पेंशन में देरी का मामला, पेंशन कटौती का मामला, इसके साथ ही और भी ऐसे मसले हैं। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का जो मामला है उसको कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हम उसको सदन के अंदर उठाएंगे। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मसले हैं, महिला सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का, बेरोजगारी का मसला, जिस मसलों को, जिन मामलों को उठाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जाएगी। हालांकि सत्ता पक्ष का यह दावा है कि विपक्ष की ओर से जो भी सवाल दागे जाएंगे, जो भी सवाल उठाए जाएंगे, जो भी सवाल सरकार से किए जाएंगे, जो संबंधित मंत्री हैं वो इनका जवाब देंगे और इसके साथ ही जो जवाब होगा वो भी पूरे तरीके से आंकड़ों के साथ, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सरकार की ओर से विपक्ष के तमाम विधायकों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो 2 मार्च से बजट ये शुरू हो रहा है, यानी कि बजट सत्र की शुरुआत कल से हो रही है। हंगामेदार ये बजट सत्र रह सकता है, जिस तरीके से लगातार आपको हम बता रहे हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार को सदन के अंदर घेरा जाएगा। सदन में जो मामले उठ सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो किसानों को मुआवजे का मामला, जिसके बारे में हमने आपको बताया, इसके साथ ही पेंशन कटौती का जो मामला है उसको भी विपक्ष की ओर से
सदन के अंदर उठाया जा सकता है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो हड़ताल चल रही है उसको भी लेकर कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि इस मसले को भी उठाया जाएगा। कानून व्यवस्था का मसला, बेरोजगारी का जो मामला है उसको लेकर भी विपक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि ये जो मसला है इसको, हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि जो बेरोजगारी के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जो बेरोजगारी के आंकड़ों के दावे जो किए जा रहे हैं उसमें किसी तरह कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने ट्रैक्टर का जो संचालन है उसको चलाने की जो अनुमति है उस पर बैन की बात एनजीटी की ओर से की गई है। इसको लेकर भी विपक्ष का ये कहना है, खासतौर पर इनेलो का ये कहना है कि ये जो मामला है ये ठीक नहीं है और एनजीटी की ओर से जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार को इसकी पैरवी करनी चाहिए और अगर सरकार इसकी पैरवी करती है तो ये फैसला वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला ये भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सत्र में कुल 10 बैठकें होनी है। मुख्यमंत्री 8 मार्च को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के तौर पर और ये सत्र लोकसभा की तर्ज पर चलेगा। ये खास बात इस सत्र में देखने को मिलेगी। 9 से 11 मार्च तक अवकाश रहने वाला है। इसके साथ ही 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो क्या कुछ खास रहने वाला ये लगातार आपको बता रहे हैं। 7 मार्च को मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे। 14 से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 17 मार्च को फिर से अवकाश रहने वाला है। 17 मार्च को अवकाश रहेगा और 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश है। और इसके साथ ही 21 और 22 मार्च की अगर हम बात करें तो विधायी कामकाज जो है वो इसको निपटाया जाना है। इन दोनों दिनों के अंदर विधायी कामकाज को निपटाने का फैसला लिया गया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विधु रावल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए। और इसके साथ ही विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। इनेलो पार्टी की ओर से अपना पक्ष हमारे साथ यहाँ मौजूद इस डिबेट में वो रखेंगे। लेकिन रावल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि विपक्ष की ओर से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं जिनको वो सदन के अंदर पूरे जोर शोर से उठाने वाले हैं। सरकार की क्या तैयारी सर? अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं इस डिबेट के शुरू होने से पहले ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना सवाल पूछें और मुझे उत्तर देने का पूरा समय दें। नहीं, पूरा मौका मिलेगा पहली लाइन के बीच आपको। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मौका नहीं दूंगा? बिल्कुल मौका दूंगा। बोलिए। बस जिस प्रकार अभी आपने टोका इस प्रकार से आप आगे भी ना टोकना, मुझे मेरी बात पूरी करने देना, उसके बाद आप अगला सवाल पूछें। नहीं, अगर आप 5 मिनट लगातार बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे तो मैं बीच में टोकूंगा सर। अब आप बोलिए। चलिए 2 मिनट के बाद आप टोक देना। हाँ 2 मिनट के बाद बोलिए आप, लेकिन 2 मिनट से पहले ना टोक। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ये हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकारें हैं। चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार हो। 2014 से ही निरंतर हमने अपना ध्येय बनाया है लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, और हमने हर प्रकार से प्रयास किया है कि गरीब को किस प्रकार से, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसका उदय किस प्रकार से हो। अंत्योदय जो है हमारा मूल मंत्र रहा है, हमारी सरकारों का रहा है। हमने बिना भेदभाव की सरकारें चलाई। हर हमारा जो बजट आप उठाकर देखेंगे, चाहे केंद्रीय बजट हो, चाहे हरियाणा प्रदेश का बजट हो, सभी बजटों में हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई है कि गरीब की जेब के अंदर पैसा आए, गरीब की आय में वृद्धि हो, भ्रष्टाचारियों पर रोक लगे। इसके लिए हमने एक के बाद एक काम किया है हमारी सरकार ने, और ये लैंडमार्क काम है, ऐतिहासिक सरकार है ये, जिसने भ्रष्टाचारियों पर इस प्रकार से अंकुश लगाया कि वो बिलबिला रहे हैं। हमने हर प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर भी किया है, उस पर कार्रवाई किया है। खुद हमारी एजेंसियां उजागर करती हैं। पहले क्या होता था, पहले कोई अखबार का खोजी पत्रकार लाकर या कोई विपक्ष आरोप लगाया करता था। अब विपक्ष को तब पता चलता है भ्रष्टाचार का जब हम लोग जो है उसको सतह पर लेकर आते हैं और हम कार्रवाई कर रहे होते हैं, यानी उनके पास चर्चा हमारी कार्रवाई की पहुंचती है जी। दूसरी बात, हमने हर प्रकार के भेदभाव से हरियाणा को मुक्त किया है। हमने हर प्रकार का, चाहे वो क्षेत्रीय भेदभाव हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो सबका विकास और उसमें सबका प्रयास और सभी का विश्वास, इन 2 चीजों को जोड़ा है। तो हमारा हर बजट जो है वो हमारा गुड गवर्नेंस की तरफ लेकर जाता है। अब स्पेसिफिकली आज इस बजट की बात अगर मैं कर लूं तो हम जानते हैं कि 2022 का जो सत्र, जो पूरा साल है, इसको हमने सुशासन वर्ष के रूप में मना रहे हैं, गुड गवर्नेंस ईयर के रूप में इस पूरे साल को मना रहे हैं। ये जो बजट आने वाला है ये बड़ा ऐतिहासिक बजट है।
आप देखेंगे कि अगले 4 हैप्पीनेस इंडेक्स जो मेजर करने वाली संस्था है, उसने हरियाणा को 23वें स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर आई है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात जो हम कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन करके हरियाणा को बेरोजगार मुक्त प्रदेश यानी रोजगार युक्त बेरोजगारी से मुक्त प्रदेश जो है बनाने की तर्ज पर 2024 का हमारा लक्ष्य है कि इस तक हम 0 अनएम्प्लॉयमेंट कर देंगे हरियाणा के अंदर। हमारा जो फोर्टे रहा है अमित जी, हमारा फोर्टे रहा है लास्ट माइल डिलीवरी का। हम अंतिम व्यक्ति तक पूरे का पूरा पैसा, बीच की व्यवस्थाएं जो आज तक खा जाया करती थी, उन व्यवस्थाओं से बीच बचाकर अंतिम व्यक्ति तक, उसकी जेब तक पैसा कैसे पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ टारगेटेड लोग जो हैं, जिन लोगों को आवश्यकता है, जिन लोगों की जबान नहीं रहा करती थी। देखिए पहले की एक, मैं अंतिम बात करूंगा अपनी, ये बात पूरी करूंगा अपनी बात कहते हुए, जो पहले की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, मेरे दोनों सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकदल की सरकारें थी, उनके ठेये थे, यानी सरकार का सभी जो हमने इन सभी ठेयों को ध्वस्त किया है। और इसी नाते बड़ी सफलता के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि हमने गरीब तक जो है सीधा सरकार का लाभ पहुंचाया। ठीक है रावत साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है सर, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी, आप सुन पा रहे हैं मुझे। और मेरे सवाल ये है आपसे, देखिए विधु रावल जी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई हमने जो केंद्रीय बजट है वो किस तरीके से हमारी सरकार ने पेश किया, किस तरीके से उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, एक बैलेंस्ड बजट हमने देने की कोशिश की। उसी तरीके से जैसे हमने केंद्रीय बजट दिया है, उम्मीद करिए कि हरियाणा का बजट भी कुछ ऐसा ही हुबहू होगा और उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। इतनी बेचैनी क्यों है कांग्रेस को? देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ आपके सम्मानित चैनल पर कहना चाहता हूं, जो आज हरियाणा और देश के जो हालात है, और खासकर हरियाणा के जो हालात हैं, मैं एनसीआरबी के आंकड़े आपको बताना चाहता हूं कि किसान देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान ने की, और खाद के ऊपर भी हरियाणा के अंदर किसान ने आत्महत्या की, जो सरकार का फेलियर है। लेकिन सबसे ज्यादा, किसान से भी ज्यादा जो आत्महत्या कर रहा है वो बेरोजगार युवा कर रहा है, देश का हरियाणा का। और बेरोजगारी, इस डबल इंजन की भाजपा जजपा की सरकार ने हरियाणा को, जो कांग्रेस के समय में रोजगार देने के नाम पर, रोजगार के नाम पर जो हरियाणा नंबर 1 पर हुआ करता था, आज सबसे आखिरी पंक्ति में हरियाणा को खड़ा कर दिया इन लोगों ने, भाजपा जजपा की सरकार ने। पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला उत्पीड़न, हर क्षेत्र में ये लोग फेलियर रहे हैं, इनकी सरकार का फेलियर रहा है। आपने देखा कि मनरेगा, जो कांग्रेस के समय में एक आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए रोजगार था, आज मनरेगा की क्या दशा है। गांव में सरपंच नहीं है, उनके बस्ते जमा है, सरपंचों को शक्तियां नहीं है, संवैधानिक शक्तियां नहीं है सरपंचों को। आज गांवों की हालात देख लीजिए, वहां बीमारी, कोरोना जैसे महामारी के अंदर ये चुनाव नहीं, इन्होंने चुनाव नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? कि राजनीति इनके लिए बहुत ऊपर है, ये राजनीति को सर्वोपरि मानते हैं। तो चुनाव ना होने की वजह से मैं समझता हूं आज प्रदेश के गांव में बीमारियां फैल रही हैं, प्रदेश के गांव की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। नहीं, मैं जितेंद्र जी ये आपसे जानना चाह रहा हूं, प्रदेश के युवाओं, जितेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जितेंद्र भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, जिस प्रकार घोटाला, ये घोटाले हुए हैं, और कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए, मानवता का धर्म निभाते हुए। जितेंद्र जी आप कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं, विधु रावत साहब कह रहे हैं कोई घोटाला किसी तरह का नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट हमने देने की कोशिश की है, ट्रांसपेरेंसी की सरकार हमने। देखिए मेरी बात, मेरे को बात पूरी करने का अधिकार है क्या? मैं अपनी बात नहीं, आप बात पूरी कीजिए सर, मैं काउंटर सवाल करने का भी मुझे अधिकार है। आप अगर ये सोचेंगे, नहीं मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप ये सोचेंगे कि आप अपनी मर्जी से मैं कोई सवाल करूंगा, आप बोलते बोलते चले जाएंगे, तो मैं किसी को ये मौका नहीं दूंगा, चाहे वो रावत साहब हैं, चाहे आप हैं, चाहे वो रेड्डू साहब हैं। मैं काउंटर सवाल करूंगा, वो मेरा अधिकार है सर, उसके लिए आप मुझे नहीं रोक सकते। पहली बात,
लेकिन आपने उनको नहीं टोका कि आप महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं भाजपा का? नहीं नहीं, बजट पर क्यों नहीं मैंने बोलते? किसी का महिमा मंडन नहीं किया लश्कर भी सर, ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, अखबार तुम्हारा है। मेरी बात दुर्भाग्य की सुनिए बात आप, ये है मेरा सवाल कि ये है देश सर, की आवाम मीडिया को जान गई है। मेरी बात सुनिए सर। अरे जितेंद्र जी, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है सर। यूक्रेन के जितेंद्र अंदर जी, जो हमारे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अरे यूक्रेन पे सर चर्चा लगातार कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से उसी पे चर्चा कर रहे हैं सर। यूक्रेन मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं मेरा ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, या मैं कोई ऐसा तीखा सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ जो आपको बुरा लग जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, हमारे प्रधानमंत्री 1000 वर्ष पहले रामायण के जितेंद्र माध्यम जी, से जितेंद्र जी, कितना कबूतर नहीं उड़ाते हमारे प्रधानमंत्री। जितेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप। राम के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों। अब जब आपस में आपको लड़ना है सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। आप भी धर्म की बात करते हैं, आप भी धर्म की बात करना शुरू कीजिए। अरे रावत साहब रुकिए एक मिनट। अच्छे काम हो जाएंगे देश के लिए, बेरोजगारी पर देश के लिए सर आप समय बर्बाद मत करिए धर्मी ना बनिए। सर, हमारे दर्शकों का समय बहुत कीमती होता है सर। बनिए, कांग्रेस पार्टी से कह रहा हूं मैं। हाँ ठीक है सर, रावत साहब रुकिए एक मिनट। रावत साहब आपकी बात हो गई है ना, धर्म के नाम रावत साहब आपके बीच में वो नहीं बोले थे। चुनाव के समय मंदिर में अगर आप दूसरे को डिबेट करने का तरीका सिखाते हैं तो आप उसको अपने ऊपर भी तो लागू करिए ना सर। जो चुनाव है आपको सबक सिखाएगी। चलिए, मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन हो जाएगा सर, आपका ऑडियो डाउन हो जाएगा अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। राम से बड़ा हम देश को मानते हैं, राम हमारा राज्य है, वो सबके है, भाजपा के नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए सबके हैं। अरे चंदेल यादव मुद्दे पर आइए, का विरोध क्यों करते थे? मुद्दे पर आइए। म्यूट कीजिए। राम का विरोध क्यों करते थे? रावत साहब आप डिबेट को डिरेल मत करिए सर, ये टाइम किल कर रहे हैं आप। उनको कीजिए, म्यूट कीजिए उनको। हाँ नहीं, मैं उनको ही बोल रहा हूँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, उनको भी बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं जितेंद्र जी बस ये जानना चाह रहा हूँ, सवाल बताइए शर्मा जी, आपको जवाब मिलेगा, मुकुल जवाब मिलेगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर, मेरा कोई बहुत ज्यादा ऐसा तीखा सवाल नहीं है जो आपको बुरा लग जाएगा। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, पूछिए कांग्रेस पार्टी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बजट सत्र के दौरान सदन में उठाने की कोशिश करेगी या उठाएगी, वो कौन कौन से मुद्दे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको चुभेगा। देखिए, हाँ, हमारा देश और खासकर हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान है, कृषि के ऊपर हम निर्भर करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा की जनता पर है इस भाजपा जजपा की सरकार में। तो किसानों के हमारे मुद्दे हैं, एमएसपी का हमारा मुद्दा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान की फसल का उचित मूल्य, उचित दाम उसको मिलना चाहिए। और किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं, पीपली के आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज हुए, किसान आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे थे, हमारे एसडीएम स्तर के अधिकारी डंडा मारने की भाषा बोल रहे थे, तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे। और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला उत्पीड़न, शराब रजिस्ट्री घोटाला, ये सभी हमारे मुद्दे रहेंगे। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम किए जाए हरियाणा के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मामला, ये सारे हमारे कांग्रेस की तरफ से मुद्दे रहेंगे। एक एक जनहितैषी जो जनता के हित की बात है वो हमारे मुद्दे रहेंगे बजट सत्र में। डूबती हुई अर्थव्यवस्था हमारा मुद्दा रहेगी, 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है प्रदेश की जनता पर, वो हमारा मुद्दा रहेगी। कैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, वो हमारा मुद्दा रहेगी। और 2000 से ऊपर जो यूक्रेन के अंदर जो हमारे हरियाणा के और देश के जो लोग छात्र हमारे फंसे हुए हैं, वो हमारा मुद्दा ठीक है। जितेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास, रावत साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, रेड्डी जी मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार की हम बात करेंगे, मूलभूत सुविधाएं की हम यहाँ पर बात करेंगे, और सरकार की और सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार का माहौल है, भ्रष्टाचार हुआ है, शराब रजिस्ट्री घोटाला, उसको भी हम बजट सत्र में उठाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंदेला जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। विजेंद्र जी भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जब पूछा जाता है कि भाई कौन से आपके मसले रहेंगे, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको आप सदन पटल पर रखेंगे या सदन में आप उनको उठाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए सबसे पहले नाम उन्होंने किसानों के लिया, और किसानों का ही आप नाम लेते हैं। अब ऐसे ही चौटाला तो कह रहे थे कि भाई हम किसानों के मुआवजे को लेकर एनजीटी की ओर से जो दिल्ली एनसीआर के में जो 10 साल से पुराने जो ट्रैक्टर हैं उन पर जो उनको जो बैन किया गया उस मसले को, इन सब मसलों को हम उठाने वाले हैं। यानी कि किसानों के सहारे ही क्या ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पार्टियां यानी कि इनेलो और कांग्रेस अब आगे बढ़ना चाह रही है, इन दोनों की राजनीति अब किसानों के सहारे चलेगी क्या, ये उम्मीद करें?
हाँ, अमित शर्मा जी, सबसे पहले आपके सभी आदरणीय दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार इंडियन नेशनल पार्टी की तरफ से। देखिए, बजट जो जो बजट सेशन होता है, मैं समझता हूँ किसी भी देश या प्रदेश का वो एक महोत्सव जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष के लिए जो जनता ने प्रतिनिधियों को कमान सौंप करके अपनी सत्ता सौंपी है उनको, और पूरे प्रदेश या देश का बजट हो चाहे प्रदेश का बजट हो, उस देश को एक साल के लिए, उस देश को एक साल के लिए आने वाले वर्ष में किस प्रकार से आय और व्यय का हिसाब किताब सरकार करेगी, क्या डेवलपमेंट करेगी और क्या कहां से वो रेवेन्यू लेगी, इसके ऊपर एक विस्तृत जो खाका है वो सरकार पेश करती है। और उस खाके में सरकार को अच्छा बजट पेश करना चाहिए और विपक्ष को भी उसमें सकारात्मक सुझाव और अपने विचार देने चाहिए। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, जहां आपने देखा होगा शीतकालीन सत्र में भी लगभग 11 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए थे, 18 स्टार्ट एंड स्टार्ट पोजीशन दिए थे, जिसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन और कोई भी मोशन एक्सेप्ट नहीं किया गया था सरकार से। सबसे पहले तो मैं इस बजट सत्र के लिए अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो मोशन दिए गए हैं उनको इस बजट सत्र में शामिल करें, क्योंकि इसके ऊपर जो चर्चा होगी बजट में अमित जी, उसके ऊपर सरकार ने फाइनल फैसले लेने होते हैं। अगर विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना जाएगा तो फिर उनको एक जो बहुत ही जनहितैषी उनकी आवाज होती है उसको दबा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको अपने बजट में शामिल कर देना चाहिए। तो इस कड़ी में इधर उधर की बातें मैं बाद में कर लूंगा, बहुत सारी आती है मुझे भी, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के द्वारा 17 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए गए, जिसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट अमित जी, बिल्कुल मैं प्रेशर के साथ आई वुड लाइक टू से इट, कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को जो काटने का सरकार ने काम करना शुरू किया है, जो इस वृद्धावस्था पेंशन को सरकार ने एक आर्थिक तथ्य के आधार पर जोड़ने का काम किया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। इसके ऊपर हम विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाएंगे और सरकार से पूरा निवेदन भी करेंगे हम कि इस मुद्दे को वो छोड़ दे और पेंशन जिस प्रकार ताऊ देवलाल ने ये लागू की थी, बगैर आर्थिक तथ्य को लिए हुए, केवल उम्र को आधार बना करके लागू किया था, तो उसको उसी प्रकार से रहने देना चाहिए। दूसरा जो हमारा सबसे मजबूत मुद्दा हम उठाना चाहते हैं इस सत्र के दौरान, कि एनजीटी में जो 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को फील्ड से हटाने की बात की गई है एनजीटी के द्वारा, उसके लिए सरकार पुरजोर लड़ाई लड़े और उस 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को भी चलाने की, न केवल ट्रैक्टर बल्कि पर्सनल व्हीकल्स को भी ये भी अलाउड होना चाहिए, क्योंकि हमारा वैसे भी नहीं ये तो, लेकिन ये रेणु जी ये मामला तो एनजीटी ने बैन किया है ना भाई, इसमें सरकार को कहां आप लेकर, और देखिए कोई भी फैसला अगर एनजीटी ने लिया है तो वो प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर लिया है, पॉल्यूशन लेवल जो लगातार बढ़ रहा है उसके मद्देनजर वो फैसला लिया गया है। उस फैसले को भाई उसमें सरकार का रोल कहां रह जाता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, सरकार इसमें जिम्मेदार कैसे हो सकती है? हाँ, अमित जी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अपना एनसीआर एरिया है उसको 120 किलोमीटर से घटा करके 100 किलोमीटर किया जा रहा है। उसमें वैसे ही कुछ डिस्ट्रिक्ट तो वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि एनजीटी ने फैसला लिया है, इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को एनजीटी के सामने मजबूती के साथ उठाए। इसके लिए मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन निवेदन कर रहा हूं कि इस मुद्दे को उठाए और किसान हित में इस मुद्दे को, ट्रैक्टर को इस शर्त से बाहर निकलवाने का सरकार प्रयास करे। इसके बाद जो है हमारा जो अगला इसमें होगा जो मुआवजा है किसानों का। देखिए, अब तक खरीफ पिछली फसल का भी, जो खरीफ की फसल है उसका भी मुआवजा अब तक किसानों का बाकी पड़ा है। सरकार ने घोषणा की थी कि हमने 521 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, जो कि आज तक भी किसानों के खाते में नहीं पहुंचे हैं। ये झूठ बोलना सरकार छोड़े और धरातल पर आकर के धरातल के कार्य करने का काम करे, बहकाने का काम ना करे। आज की जनता बिल्कुल जागरूक है और इसी प्रकार से हमने 17 मोशन दिए हैं। हम निवेदन करते हैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि हमारे मुद्दों को वहां पर सुनवाई के लिए एडमिट किया जाए। 17 में से देखिए अमित जी, कितनी बड़ी ये सरकार की एक गलत भावना है। 17 में से अब तक केवल 2 मुद्दों को एडमिट किया है सरकार ने, बाकी 15 को अभी एडमिट भी नहीं किया है। तो क्यों नहीं कर रही है एडमिट करने का? 2 तारीख से 22 करने का अधिकार तो, एडमिट करने का अधिकार तो स्पीकर के पास होता है ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो स्पीकर के पास होता है ना, तो स्पीकर को एडमिट करना चाहिए। इसके बाद देश में बेरोजगारी का देखिए,
अभी मैं मुद्दे पर आता हूं कि हमारे साथी ने कहा अंत्योदय योजना के तहत हम विकास कर रहे हैं। देखिए, अंत्योदय योजना के तहत किसी को 500 रुपए, किसी के 700 रुपए खाते में डालने का काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने 500 रुपए 700 रुपए जो उसके खाते में डाल रहे हैं, आज गैस का सिलेंडर 400 रुपए से लेकर के 1000 रुपए प्लस में पहुंच गया है, तो वो कैसे अंत्योदय का उदय होगा? अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे करेंगे? इतनी ज्यादा महंगाई, क्या डीजल का हर व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता? क्या उसको सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती? क्या ट्रांसपोर्टेशन के साथ हर चीज महंगी नहीं हो रही है? क्यों नहीं? आप इस बजट सत्र में डीजल के ऊपर वैट घटाने का काम करें, पेट्रोल के ऊपर वैट घटाने का काम करें, तो अंतिम व्यक्ति का उदय अपने आप हो जाएगा। एक तरफ आप उदय की घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ उसको चूसने का काम करते हैं और हर प्रकार से उसको नीचे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है। बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। CMIE की रिपोर्ट जो है आप देख लेकिन उन आंकड़ों को सरकार मानती नहीं है ना सर। उस रिपोर्ट के विजय अनुसार रेणु जी, हरियाणा में इस बात को लेकर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं और बार बार मैं ये कहता हूं कि सरकार इसको नेग्लेक्ट करती है, सरकार उसको मानती नहीं है। सरकार का ये कहना है कि CMI की जो रिपोर्ट है वो गलत है। हरियाणा के अंदर 34% से ज्यादा बेरोजगारी दर नहीं है। हरियाणा के अंदर 6% से ज्यादा यानी कि 6.1% बेरोजगारी की दर मानती है सरकार। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। चलिए जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेंगे विदु रावल साहब से। मैं रावल साहब आपके पास लौट रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक ले मुझे रुकना है रेणु जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं क्योंकि कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और यह बजट सत्र कई महीनों में अहम है। 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे, उस पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, क्या उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो युवा हों, नौजवान हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, किसान हों। एजुकेशन को लेकर इसमें क्या कुछ रहेगा, एग्रीकल्चर को लेकर इसमें क्या कुछ रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इसमें क्या कुछ रहेगा। बहुत सारे सवाल हर किसी के जहन में। लेकिन 8 मार्च को जब बजट पेश होगा या किया जाए, उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर सरकार ने किस तरीके का ये बजट पेश किया है। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो हैं वो विपक्ष की ओर से भी पूछे जा रहे हैं, सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं और विपक्ष का ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे मसले, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको वो सदन के अंदर पूरे जोर शोर से उठाने वाले हैं। इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रावल साहब हैं, विदु रावल जी, जो कि बीजेपी की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जी हैं, कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं, इनेलो पार्टी की तरफ से। रावल साहब देखिए, अब आपने दोनों को सुना, आपने जितेंद्र जी को सुना कांग्रेस पार्टी की ओर से, आपने विजेंद्र रेणु जी की सुना इनेलो पार्टी की ओर से, और दोनों की ओर से हूबहू वही सवाल उठाए गए, वही मुद्दे उठाए गए जिनका जिक्र मैं इससे पहले कर रहा था। मैं आपसे भी वो पूछ रहा था जिसमें उन्होंने कहा किसानों को जिस तरीके से मुआवजा आपने कुछ दिया है, कुछ किसानों को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है, पिछले साल का बकाया वो बता रहे हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बता पाएंगे। बुजुर्गों की पेंशन को काटा जा रहा है, बुजुर्गों की पेंशन में कटौती हो रही है, वो ये भी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई एनजीटी की ओर से जिस तरीके से ट्रैक्टर्स पर बैन लगाया गया 10 साल पुराने, वो भी गलत है। सरकार ठीक से इसकी पैरवी नहीं कर रही है, सरकार को इसकी पैरवी करनी चाहिए। बेरोजगारी के आंकड़ों को आप झुठलाते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि बेरोजगारी के आंकड़े सच्चाई है और इसको आपको स्वीकार करना होगा। वो महंगाई को लेकर भी आपसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ आप कटौती करें, पेट्रोल डीजल में अगर वैट की आप कमी करें तो लोगों को राहत मिलेगी, किसानों को इससे राहत मिलेगी। रावल साहब देखिए, आपने बहुत सारे विषयों का जिक्र किया, मैं एक एक कर सभी विषयों का जवाब दूंगा। पहला विषय आपने महंगाई को लेकर कहा जी। महंगाई देखिए, जब हमने सरकारें इनहेरिट की थी 2014 में, तब इन्फ्लेशन रेट जो था उस समय देश में 18% था और 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, प्रदेश में रही, उसमें पूरे जो एवरेज रहा वो इन्फ्लेशन वो 10% से अधिक रहा, यानी दहाई के आंकड़े से अधिक रहा। हमारे पूरे 7 साल के कार्यकाल में 3 और 4% से ऊपर कभी भी नहीं गया, अब भी नहीं है। यद्यपि हम वैश्विक महामारी के दौर से गुजरे हैं, यद्यपि हम इस समय एक बहुत बड़े एक महायुद्ध के बीच में बात कर रहे हैं, यद्यपि इस प्रकार की बहुत सारी हुई और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना स्पेंडिंग की है, इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया है। और वो कब कर पाए? क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस के इन 10 सालों में 2004 से लेकर 14 में हर दिन एक नया घोटाला निकलता था।
देश के गरीब का पैसा जो है कांग्रेसी नेता खा जाया करते थे। गमलों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए की गोभी उगाया करते थे, उसको इनकम टैक्स में दिखाया करते थे चिदम्बरम साहब। आपकी सरकार है, कांग्रेस के टाइम में ऐसे भ्रष्टाचार का माहौल, बेरोजगारी का आलम नहीं। आप झूठे अमित जी एक बार रोकिए इनको, नहीं बना सकते। अमित जी रोकिए, आप मुद्दे पर बोले, आप बजट पर बोले, बजट में बेरोजगार के लिए कुछ है, आशा वर्कर के लिए कुछ है, इनको रोकिए, नहीं तो इनके समय मुझे बोलना पड़ेगा। आईना दिखाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी को, अमित जी इनको रोकिए, सरकार को अमित जी अराजक किया। किस्म के व्यक्ति आपकी हैं, सरकार में दम है, हरियाणा सरकार में दम है, आप भाजपा शासित प्रदेश में और हरियाणा में भाजपा जजपा अमित जी आप इनको रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं? की तरफ पेंशन योजना लागू। अरे जितेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, जैसे वो अपनी बात पूरी कर लेते उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जितेंद्र जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। अरे आप अपना जवाब तैयार रखिए ना सर। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र जी, अगर कोई वो आरोप लगा रहे हैं आपको पसंद नहीं है तो आप उसका जवाब दे देना जब आपकी बारी आएगी। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा रावल साहब। नहीं भटक कहाँ रहे भाई, आपने महंगाई का आरोप लगाया, आपने कहा महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ने से किसानों पर फर्क पड़ रहा है, तो उसी का जवाब तो दे रहे हैं वो। सुन लीजिए सर, जितेंद्र जी सुन लीजिए। इनके पास कुछ नहीं है, कर्मचारी के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है, मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ नहीं है इनके पास में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं है इनके पास में। अरे भ्रष्टाचारी कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी तय करेगा कि मैं क्या बोलूंगा। आप भ्रष्टाचारी आप हो रावल जी, अपनी जुबान को लगाम दो, आप अपने जबान को लगाम दीजिए। अरे मेरी जबान को नहीं लगाम होगा, ये जनता की जबान है जो आपका व्यवहार दखल कर चुकी है। आपका व्यवहार। चलिए ठीक है, आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना है सर, जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर बात करते हैं सर। अरे सर वो जानना चाहते हैं रावल साहब कि आप कैसा बजट पेश कर रहे हैं, इसको लेकर आप बात करिए। ठीक है रावल साहब बोलिए, रावल साहब बोलिए। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, क्या पेंशन योजना लागू करोगे? पुरानी पेंशन योजना जो राजस्थान में हमने करके दिखाया। आप सुन तो लीजिए सर। अरे जितेंद्र जी सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सवाल का जवाब तो ले लीजिए सर। बंद कर दीजिए, इनको डिबेट नहीं करनी आती है। हाँ जितेंद्र जी सुन लीजिए। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, डिबेट नहीं करनी है, सीखने की जरूरत नहीं है आपसे। ठीक है जितेंद्र जी बोलिए, रावल साहब बोलिए। वो चुप हो गए, बोलिए सर। रावल साहब बोलिए, अब चुप हो गए, वो नहीं बोल रहे हैं, बोलिए आप बोलिए। अभी तो चुप हो गए, लेकिन ज्यादा देर चुप नहीं रहेंगे, अराजक नहीं वो चुप है। जितेंद्र जी ये मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपनी बारी में बोलिए। मुद्दे पे हाँ बोलिए बोलिए। बाहर निकाल दिया है, कौन है आप मुद्दे बताने वाले? उपचुनाव में आपको आईना दिखाया, उपचुनाव में हरियाणा की जनता ने आईना दिखाया, झूठ बोलकर आपने। काट की हांडी बार बार निकलती, आपकी काट की हांडी बार बार निकलेगी। उपचुनाव में आपको प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया, किसान मजदूर ने आईना दिखाया। धर्म और जाति राम के अलावा आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, धर्म जाति राम के अलावा। एक बार अमित जी आप चुप करवाएंगे तो मैं अपनी बात कांग्रेस पार्टी करती है। इनको एक बार मैं उनको चुप तब कराऊंगा ना सर, आप भी तो बीच बीच में बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ। हाँ जितेंद्र जी अब बोलने दीजिए ना उनको, बोल रहा हूँ ना, अब बोलने दीजिए, मैं उनके समय थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, अब बोलिए आप। एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि अब कांग्रेस का प्रवक्ता तय कर रहा है कि बीजेपी का प्रवक्ता क्या बोलेगा। ये बड़ा हास्यास्पद बात है। ये कौन होते हैं अपने समय में ये बोले? हाँ ठीक है बोलिए रावल जी। हाँ वो बोल रहे हैं जितेंद्र जी, मौका तो दीजिए सर, हम मौका दे नहीं रहे, उनसे उम्मीद कर रहे हैं मुद्दे पर बोले वो। मैं चुप हो जाता हूँ यार, वो टाइम किल कर रहे हैं। नहीं शर्मा जी वो टाइम किल करना, चुप हो गया, बोलिए। ठीक है शर्मा जी आप इनको ये बात करें। हाँ वो चुप है। जितेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जितेंद्र जी मैं क्या सुनो, जितेंद्र जी मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना, आप उनकी बात को नोट करते जाइए, जो आपको उनकी पसंद नहीं आ रही है आप जवाब दे देना अपनी बारी, बात खत्म हो गई। बोलिए। हाँ रावल साहब बोलिए, ये हम चाहते हैं। रावल साहब बोलिए। तो क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है और मैं क्या बोलूंगा ये मैं तय करूंगा, ये कोई कांग्रेस का प्रवक्ता। हाँ ठीक है ना सर, उन्होंने बोल दिया सर, अब उससे आगे बढ़ते हैं ना, बताइए आप। अमित जी अब आप बोलने लग गए। हाँ बोलिए। अब तो आप तो शांत हो, वो बड़ा मसा वो चुप हुए, अब आप बोलने लग गए। नहीं सर अब एक ही बात पर आप अटके रहेंगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना कि अब आगे बढ़िए सर, वो चुप हो गए। समय नष्ट होता है। हाँ बोलिए आप बोलिए। चलिए मैं इंतजार करता हूँ, आप अपना ये ड्रामा बंद हो जाएगा तो उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा। ड्रामा कौन कर रहा है वो जनता तय करेगी सर, ये आप तय नहीं करेंगे। चलिए आप बोलिए। चुप तो हो जाइए आप भाई, सवाल पूछा उत्तर ले लो, मैंने बिंदु नोट किए हुए हैं। अच्छा चलिए बोलिए आपको। हाँ बोलिए आप। मानसिक रूप से बीमार है। हाँ बोलिए। चलिए बोलिए आप। पहला आपने अच्छा चलिए, यहाँ डंगरों के डॉक्टर भी बैठे हैं, खैर और बात है। मैं ये कहूंगा पहला आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, उस पर मैंने जवाब दिया। अब दूसरा मुद्दा इन्होंने बेरोजगारी का उठाया।
ये बात विजेंद्र रेड्डी जी ने भी रखी थी और ये बात कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये जो है नोट करके ले आते हैं और ये स्क्रिप्ट जो है सबके आगे खोल देते हैं। अब विषय क्या है इसको समझना पड़ेगा। देखिए, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस और इनेलो पर भरोसा नहीं है, ये वो चुनावों में बताती रहती है। और अभी डिबेट के अंदर हमने देखा और जिस प्रकार से कांग्रेसी नेता, अरे भाई बजट पर बोलिए आप, अरे भाई चुप तो हो जाओ, बेरोजगारी पर बोलिए, दादरों के डॉक्टर, मुझे लगता है मैं इंतजार कर रहा हूँ अमित जी, नहीं हो जाता, प्रोफेसर नहीं हो जाता। विदु रावल जी, बजट पर बोलिए, कुछ है नहीं बोलने के लिए आपके पास, आपकी सरकार के पास, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के पास। अनपढ़ आदमी मैं बोलूंगा, अनपढ़ व्यक्ति मैं बोलूंगा, एक बार अपने समय में शास्त्री नहीं है। अरे मुझे आपको क्या टेंशन है? मैं नहीं, मुझे ये लग रहा है आप दोनों तय करके आए क्या कि मुद्दे पर हम बात ही नहीं करेंगे। आप टाइम किल कर रहे हैं जितेंद्र जी, उसके लिए मैं बैठा हूँ सर। जितेंद्र जी, मेरा यही काम है। जितेंद्र जी, ये आप तय मत करिए, ये मैं तय करूंगा कि कौन टाइम को खराब कर रहा है, कौन टाइम किल कर रहा है, कौन टाइम को नहीं वो मैं मानसिक रूप से मैं इसलिए बैठा हूँ है इनको। अगर वो टाइम किल करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं करने दूंगा। आप चिंता मत करिए उस बात की, उस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। डॉक्टर हैं आप, बोलिए रावत साहब, बोलिए। अच्छा, वो तो मैं देख रही कौन किसका डॉक्टर है। और जी हाँ, जितेंद्र जी, मेरा निवेदन है थोड़ी देर चुप हो जाए, मेरी बात समझ आ जाएगी। आप बजट पर बोलिए रावल साहब, हम चुप रहेंगे, आपकी सुनेंगे बात, अच्छा लगेगा। आप बजट पर बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बोल रहे हैं। अब चुप हो जाइए, आप बोल रहे हैं। बोलिए, के लिए बोल रहा हूँ, मैं चैनल के लिए बोल रहा हूँ, मैं सवाल के उत्तर में बोल रहा हूँ। तो मैं जैसे बता रहा था कि जिस प्रकार जनता कांग्रेस पे भरोसा नहीं करती, उस प्रकार कांग्रेस भी जनता पर नहीं करती। और उसका उत्कृष्ट उदाहरण अभी भी डिबेट में देखा, जनता ने जो खुद सेल्फ डिक्लेरेशन करके जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, हमने फैमिली आईडीज जब बनाई है, हमने परिवार पहचान पत्र PPP जो बनाए हैं। अरे बजट में जो हो रही कमाल की बात है अमित शर्मा जी, आप भी मूर्ख व्यक्ति चुप तो हो जाओ। कांग्रेस की बुराई के अलावा बजट पर बोल रहे हैं क्या? अरे बजट पर चर्चा हो रही है भाई, बजट पर बोल रहे हैं। सर आप दोनों बोल लीजिए, जब मेरा कोई रोल ही नहीं छोड़ रहे आप, ये कोई तरीका नहीं है ना सर। आप समय दोनों खराब कर रहे हैं। अरे जितेंद्र जी, समय आप भी खराब कर रहे हैं भाई। अगर किसी अगर किसी बात का उनको जवाब देना है सर, किसी बात का अगर वो जवाब दे रहे हैं तो तथ्य तो रखेंगे ना सामने सर। अरे जितेंद्र जी, तथ्य तो वो रखेंगे सामने, इतना मौका तो दो ना उनको आप। जवाब थोड़ी दे रहा हूँ। अरे जितेंद्र जी, अमित जी, मेरी बात पूरी होने से रोका जा रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरे को मेरे तरीके से जवाब देने दिया जाए। नहीं बोलिए, लेकिन रावत साहब समय खराब हो रहा है। कर रहे हैं कि मैं कैसे जवाब आप अपने ये अपने समय में बोले, मैं अपने समय में बोल रहा हूँ। आशा वर्कर कर्मचारियों के ऊपर बोलेंगे आप, बेरोजगार वर्करों के आपके कहने से किसी पर नहीं बोलूंगा, युवाओं के ऊपर बोलेंगे। चलिए अब आप दोनों का ऑडियो में डाउन करता हूँ। नहीं सर, ये कोई तरीका नहीं है सर। आप सुनिए नहीं मेरी बात। रेणु जी भाई, आपस में लड़ने के लिए थोड़े आए हैं। आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, मुद्दे पर बात कर नहीं रहे, ना आप बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं। ये तरीका ही नहीं है सही, ये तरीका थोड़ी ठीक नहीं है, गलत बात है। अमित शर्मा जी, करोड़ों लोग आपके चैनल को देख रहे हैं और वो इस उम्मीद से देखते हैं कि आपस में कुछ चर्चा होगी, कुछ उनकी समझ में आएगा, कुछ वो सुझाव सार्थक बहस हो ना, इस तरह से उससे कुछ निकले, लोगों को लगे कि हाँ हमारे काम की बात हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं। मेरी नाराजगी जाती है इस बात की। जी बोलिए। तो मैं तो अमित जी कहूंगा कि हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि इस बजट में जनहितैषी बजट सरकार लेकर के आए और शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर अच्छी कोई प्लानिंग जनता के सामने रखे। और जहां तक मैं किस प्रकार से सवाल पूछने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज 2.5 लाख करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को घटाने का भी कोई प्रयास इस बजट में किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा था कि हम जो है ना 2022 को सुशासन वर्ष मनाने जा रहे हैं जी। इसका मतलब आज से पहले की तो कुशासन वर्ष रहा, ये सरकार ने मान लिया है कि इस बार ये सुशासन मनाएंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद बजट में कुछ नई चीज लेकर के आते होंगे, इसलिए एडवांस में सुशासन वर्ष की इन्होंने घोषणा कर दी है और पीछे की सारी कुशासन वर्ष रही। ये खामखाई झगड़ा करते हैं शर्मा जी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, चोर मौसेरे भाई 10 साल तक 4 से 14 तक कांग्रेस का शासन रहा। पेंशन कटौती के लिए कांग्रेस सरकार रेड्डी जी, सरकार तो आपने भी भाजपा के साथ चलाई है। आपके नेता पर अचल संपत्ति का मामला चल रहा है, संपत्ति का मामला चल रहा है। जरूरत नहीं आपको।
नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे मेरे बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं बिल्कुल इत्मीनान से सुनता हूँ हर बात में। आप ये बकबक मत कीजिए और बात को सुनने की हिम्मत रखिए। सम्मान करता हूँ आपका। देखिए अमित शर्मा जी, उम्मीद करता हूँ आप बजट पर बोलेंगे, आपसे उम्मीद करता हूँ। अरे जितेंद्र जी, ये आप तो तय थोड़ी करेंगे सर कि वो सब नहीं, गलत बात है जितेंद्र जी। क्या जितेंद्र जी ये क्या कर रहे हैं आप, गलत बात है। नहीं जितेंद्र जी, ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है जितेंद्र जी। मैंने इससे पहले भी आपके साथ कई बार डिबेट किया सर, ऐसे तो आप व्यवहार आप नहीं करते हैं, आप बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं आप। अरे वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं ना सर, जब आपकी बारी होती है आपके बीच में कहाँ बोलते हैं वो, अब उनको बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, अगर आपको अरे आपको अगर उनकी किसी बात से आपत्ति है तो आप अपनी बारी में बोल लीजिए, लेकिन तरीका सही नहीं है, दूसरे की बारी में आप बोले जा रहे हैं, जब आपकी बारी अपनी आती है उसमें आप बोल नहीं पा रहे हैं। वो लैंड स्कैम का है, हाँ बोलिए, इसके प्लॉट स्कैम का है, और बड़े बड़े स्कैम है। और जब 10 साल इन्होंने शासन किया और अब 7 साल से भाजपा सरकार शासन कर रही है, भाजपा शासन में रजिस्ट्री घोटाले, शराब घोटाले, धान घोटाले, पेपर घोटाले और तो और एसपीएससी के दफ्तर में 2.5 करोड़ रुपए का कैश मिलता है। किस मुंह से ये लोग ये घोषणा करते हैं कि उसने भ्रष्टाचार किया, उसने भ्रष्टाचार किया? अरे दोनों ने ही भ्रष्टाचार किया और जम करके किया। जिसके हाथ में चाबी आ गई, जम करके प्रदेश को लूटने का काम किया। लेकिन आज का जो सेशन है, ये हमारी डिबेट का सेशन है, ये है बजट। बजट हमारा किस प्रकार का होना चाहिए? नहीं, लेकिन रेणु जी, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात लेकिन सरकार की ओर से जो दावा किया जा रहा है, रेणु अमित जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने चलिए आप बोल लीजिए। कांग्रेस सरकार ने अतिथि अध्यापकों की भर्ती करना शुरू किया था, जो उनका के भविष्य बिल्कुल अधर में लटका होता है, और उसी प्रचार को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाते हुए अब अतिथि अध्यापक भी छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाना शुरू कर दिया। क्या हरियाणा प्रदेश का बेरोजगार व्यक्ति वो साल 2 साल की हर साल उसको ये रहेगा कि अगले साल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या सरकार इसी प्रकार से बेरोजगार मुक्त हरियाणा बनानी चाहती है कि उनको 8-8, 10-10 हजार की नौकरी दे दिया और हर साल रिन्यूअल कर दिया उनका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट सत्र में इस प्रकार का कोई प्रावधान हो कि प्रदेश के बेरोजगारों को स्थायी रोजगार देने का काम करें, स्थायी रोजगार दें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को खत्म करें, अतिथियों को खत्म करें और स्थायी रोजगार देने का काम करें। जिस प्रकार से हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर बैठी हैं बेचारी, उनके लिए भी कोई नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे रेणु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सरकार ये दावा कर रही है कि भाई हम जो विपक्ष है उनसे भी हमने सलाह मशवरा किया है, उनसे भी हमने इनपुट्स लिए और उनसे भी हमने जानना चाहा है कि भाई इस बजट में और क्या शामिल किया जा सकता है, इस बजट को और ज्यादा बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसको लेकर विपक्ष की राय भी हम इसमें ली है। तो क्या इनेलो पार्टी की ओर से भी कुछ इनपुट्स दिए गए हैं क्या इसमें? बिल्कुल शर्मा जी, इनेलो पार्टी की तरफ से 17 जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए गए हैं और उनको दिया गया है कि इन चीजों को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें से केवल मात्र दो कॉलिंग अटेंशन मोशन इन्होंने एडमिट की है। बाकी अभी फिलहाल इन्होंने एडमिट इनके, वही बात मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि विपक्ष की सारी बातों को ध्यान से विधानसभा में सुनना चाहिए, उनके ऊपर विचार करें। बहुमत की सरकार है, मर्जी से फैसला तो करना है इन्होंने, जो चाहेगी वो लागू भी करेगी क्योंकि इनके पास बहुमत है, स्पष्ट है बात। लेकिन कम से कम उनको बोलने का मौका दे, सभी को, पूरे विपक्ष को बोलने का मौका दे। जिन जिन मुद्दों पर वो अपनी बात रखना चाहते हैं उनको पूरी बात रखने का। हाँ जितेंद्र जी बोलिए, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए आप। देखिए आज की जो डिबेट थी वो आज की डिबेट हम चाहते थे कि प्रदेश की जनता के साथ न्याय हो, कि बड़ा अहम मुद्दा है, बजट का मुद्दा है और सभी लोगों से वो जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रदेश की जनता के भविष्य का मुद्दा है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता की जो शैली थी और कायरता दिखाते हुए वो भाग गए, वो डिबेट छोड़ के भाग गए, तो वो कायरता है। वो राम को बीच में ले आते हैं, धर्म को बीच में ले आते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं जब उनको डिबेट से भाग। चलिए कोई नहीं जितेंद्र जी, अब तो वो है ही नहीं हमारे साथ में नहीं है ना, अब तो ठीक है, अब जब है ही नहीं वो तो उनका जिक्र क्यों करना। ठीक है, उनको ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरीके से डिबेट को छोड़कर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप किसी की बात से असहमत हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार करें, आप उसमें बोल सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि 10 मिनट तक 15 मिनट तक सिर्फ अकेला वही बोलता रहे और बीच में एंकर उसको ना रोके ना टोके, तो ये संभव नहीं है। जितेंद्र जी, ना तो मैं ये आपके साथ होने दूंगा, ना मैं रेणु जी के साथ होने दूंगा, ना किसी और के साथ होने दूंगा। सबको बराबर मौका हम मिलना चाहिए, सभी बात अपनी अपनी रखें, यही तरीका होता है डिबेट का। लेकिन अगर आप सोचें कि मैंने सवाल किया, आप नॉन स्टॉप बोलते रहें जितना आप चाहें, वो संभव नहीं है। जितेंद्र जी आप बोलिए। आपकी इजाजत हो। देखिए अभी हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, उन्होंने रेणु जी उन्होंने कुछ बातें कही, तो
तो मैं बताना चाहता हूं, मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, देखिए भाजपा के साथ सरकार तो एनएलडी ने भी चलाई है, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी चलाई है, और चल संपत्ति के मामले तो उनपे भी चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले तो उनपे भी चल रहे हैं। और चौटाला साहब, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, और अभी वो आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, असंगठित क्षेत्र को जब तक सरकार न्याय नहीं करेगी और गवर्नमेंट सेक्टर में युवाओं को और असंगठित क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराएगी, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं आ सकती। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा प्रदेश की जनता पर है। जब तक बेरोजगारी का आलम रहेगा, क्योंकि हमने कांग्रेस की सरकार के अंदर, जब हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन जितेंद्र जी भाई ये भी तो हरियाणा थे, तो ये भी जो आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आप बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले भी हम इस बात को लेकर कई बार चर्चा की है, लेकिन जवाब ये होता है बीजेपी की ओर से या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका जवाब ये होता है कि भाई अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, आपको प्रदेश का विकास करना है, पैसा उसके लिए खर्च करना है, तो स्वाभाविक है कि पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। अमित जी, कहा आप देखिए स्मार्ट सिटी जो गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, उनकी हालत देख लीजिए, उनकी सड़कों की हालत देख लीजिए, आप देख लीजिए कितनी गंदगी का अंबार है। सौंदर्यीकरण विकास के लिए जो पैसा आया केंद्र की योजनाओं या प्रदेश की जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा था, इन्होंने प्रचार में लगा दिया, इन्होंने चुनाव में लगा दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने जो किसान, मजदूर और शिक्षित युवाओं के साथ, प्रदेश और देश की जनता के साथ किया, आपने देखा हरियाणा के अंदर उपचुनाव में इनको सबक सिखाया। देश के अंदर जहां भी उपचुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और आज जो 5 राज्यों में चुनाव है, आप देख लेना 10 तारीख को, इनकी हालत पतली है, इनकी हालत खस्ता है, इनको बाहर का रास्ता दिखाई गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत चरितार्थ होती है हरियाणा प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पर। जिस प्रकार का भय भ्रष्टाचार का माहौल है, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, लगभग 5 साल हो गए हैं उनको, लगातार 7 साल सरकार को हो गए, 5 साल से आंगनवाड़ी आशा वर्कर यहां पर आंदोलन कर रही हैं। वो महिलाएं हैं पहले, बाद में आंगनवाड़ी आशा वर्कर हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक विशेष अभियान मोदी जी का है, डबल इंजन की सरकार का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण का है। तो इस प्रकार महिला सशक्तिकरण होगा। बेटियों के साथ हरियाणा में जिस प्रकार की बदसलूकी और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, देश में हो रहा है, इनकी सरकारों में जिस प्रकार बेटियों को जलाया जाता है, जिस प्रकार इनके भैर भ्रष्टाचार, शराब रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक घोटाला, और जिस प्रकार इनके अधिकारी, इनके मन चाहे अधिकारी उन घोटाले में फंसते हैं, आयोग के लोग वहां पर फंसते हैं, फिर ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जितेंद्र जी, अगर कोई मामला सामने आता भी है, जिस तरीके से आप रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ी हुई है उसका जो मामला आप कह रहे हैं कि आप सदन के अंदर उसको उठाएंगे, भाई अगर ऐसे कोई मामला सामने आ भी रहा है तो सरकार उसकी जांच करा रही है ना। जितेंद्र जी, मेरा सवाल सुनिए, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारा सबसे अहम मुद्दा होगा। और महंगाई के साथ साथ में पेट्रोल, डीजल, गैस के जो दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा बजट सत्र में। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। रेणु साहब, मैं बस आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप 8 मार्च को जो बजट पेश होगा, क्या उम्मीद लगाए बैठी है इनेलो पार्टी? देखिए, हमें इससे कुछ उम्मीद नहीं लगती। हमें नहीं लगता किसी प्रकार की जनता को ये राहत देने जा रहे हैं, कोई हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को अभी से इन्होंने दबाने का प्रयास किया है, तो आगे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? बाकी तो पिटारा बंद है, खुलेगा तो। लेकिन वो तो ये दावा करते हैं ना कि विपक्ष की आवाज को सुनने का काम तो हम ही ने किया है। भाई ये तो, और ये बात सही भी है, ये तो इसी सरकार ने परंपरा शुरू की है ना कि बजट में जो विपक्ष है उसके भी इनपुट्स लिए जाएं, उससे भी राय मशवरा किया जाए, उससे भी बातचीत की जाए। हाँ अमित जी, जब ये भाजपा की सरकार बनी थी, उसी समय से सभी जनता कहने लगी थी कि जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। ये विपक्ष की आवाज सुनने का जो एक नया फॉर्मूला ये शुरू कर रहे हैं, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा जुमला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज प्रदेश की गवर्नमेंट के स्वयं विधायक ये मुद्दे उठाते हैं, शिकायतें करते हैं कि इतने बड़े बड़े घोटाले हमारी सरकार में हो रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जितेंद्र जी, आखिरी कमेंट 10 सेकंड आपके पास। देखिए, स्वयं विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद कर रही है इस बजट से? देखिए, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इन लोगों से, क्योंकि एक हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनको इकोनॉमिक्स की बिल्कुल भी अर्थशास्त्री नहीं है, ना जानकारी है। और जिस प्रकार प्रदेश की जनता पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जिस प्रकार घोटालों की सरकार बन चुकी है, और तो और मूलभूत सुविधाएं ये नहीं दे पाई है। और स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो फरीदाबाद की मैं बात कर लेता हूं, वहां के जो मुख्य सीएमओ हैं, वो जिस प्रकार
उनकी अनियमितताएं हैं, स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, हम सड़कों की बात करते हैं, सुरक्षा की हम बात करते हैं, तो हर क्षेत्र में इनका फेलियर रहा है। किसी भी क्षेत्र में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, एमएसपी और जितने भी प्रदेश के जितेंद्र जी आपका और जितेंद्र जी आपका शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। समय की मेरे पास कमी है, माफी के साथ आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कल से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी उम्मीदें की जा रही है कि हंगामेदार रह सकता है, और आपने सुना भी होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस तरीके से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनता की चिंता हम कर रहे हैं और जनता के हित में ही, जनहित में ही यह बजट होगा। हालांकि 8 मार्च को जब बजट पेश होगा उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी एक बड़ी बहस हम जरूर करेंगे। लेकिन ये तय है कि ये जो सत्र है, ये बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा मामले विपक्ष की ओर से सदन में उठाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार भी दावा कर रही है कि पूरे आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम बैठे, आप सवाल करिए, जवाब हम दें। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।